पास। ये क्या है? ये है जनाब मिस्टर जूनियर कराची का ये बैंड है जो कि मैं जीत चुका हूँ जी। ये क्यों है, ये क्यों है मेरे पास? इतना लूज आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप किसी देखें, असल में बात ये कि ये सामने आप देख रहे हैं मिस्टर कराची 2022। पहले मैं ये जीतने लगा था, लेकिन ये जो बैंड है ना ये मेरे ऊपर पूरा आ नहीं रहा था। तो मैंने ये पहनने की कोशिश की, वो अलग बात है ये भी मेरे ऊपर पूरा नहीं आ पा रहा। और फिर ये जो ट्रॉफी है मिस्टर कराची की, ये मुझसे उठाई नहीं जा रही थी प्रॉपर्ली, तो मैंने जूनियर वाली सिलेक्ट की कि मैं अब ये हूँ। अब नेक्स्ट जो टारगेट है ना ये मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतना है। वो तो हम जा रहे थे। तो ये बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अंदर मुझे बड़े अच्छे तरीके से जाना माना जाता है। ये चेक करें आप, बैंड 2022 ऑथेंटिक है ये इसके साथ हो रही है। अच्छा, डोले शोले हैं आपके? वो मैं अभी दिखा नहीं सकता, वो मैंने रखे होते हैं सिर्फ चैंपियनशिप में दिखाने के लिए। हम फराज को एक नए रूप में भी देख सकते थे अगर वो इस मुकाबले का हिस्सा होते, जो कि कराची मुझे मॉर्निंग शो के लिए बुला लिया गया, वरना मैं जा रहा था इंटरनेशनल किसी चैंपियनशिप के लिए। बहुत डोले शोले होने थे इनके, क्या बॉडी होनी थी इनकी। और जनाब फिर हमने कहना था कि मिस्टर कराची भी ये है, जूनियर कराची भी ये है। ये बैंड्स और ये ट्रॉफीज आज हमने यहाँ क्यों रखी हैं, ये जरा बता दें हमारे नाम। हाँ, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज हमने इसलिए रखी क्योंकि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हैवी पर्सनैलिटी वाले लोग आज हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची में हुए ताकत और जोश से भरपूर बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले 200 से ज्यादा तनसाजों ने 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपनी किस्मत आजमाई है। चैंपियनशिप से बहुत बसलाहियत तनसाज सामने आए हैं। वो जो तनसाज सामने है ना वो फराज बिल्कुल नहीं है, प्लीज आप बिल्कुल यकीन रखिएगा। बॉडी बिल्डर रब नवाज ने मिस्टर कराची का टाइटल जीत लिया। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। मिस्टर जूनियर कराची का एजाज मोहम्मद मुबशिर के नाम रहा है, वो भी आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन सैयद जाहिर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सो अपने तमाम मेहमानों को मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम मुबशिर, रब नवाज और सैयद जाहिर साहब, आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से। क्या जबरदस्त टाइटल जो आप लोगों का है वो आपने जीता, इन्होंने तो अच्छा रब नवाज है मिस्टर कराची, और इसके अलावा मुबशिर भाई हैं मिस्टर जूनियर कराची, और आप हैं जाहिर साहब, और इनको बॉबी के नाम से जाना जाता है। और आप हैं जनरल सेक्रेटरी कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, और खुद भी माशाल्लाह काफ़ी डोले शोले हैं आपके। अच्छा, एक्सपीरियंस के हवाले से ज़रा अगर बात की जाए तो पहले मिस्टर कराची की तरफ में बढ़ते हैं। बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, और सफ़र कैसा रहा, कितना वक्त लगा ये डोले शोले बनाने में, और कितना अच्छा लग रहा है टाइटल जीतने के बाद? पहले तो ये कि एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि बस थोड़े दिन की बात है और आप डाइट करते हो और आप पतले हो जाओगे। हर बंदा बोलता है कि बस 2 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 15 हफ्ते, 10 हफ्ते। तो कितने हफ्तों पे मुहीत लाइक दैट। ये इसके लिए पूरी लाइफ चाहिए होती है आपको। आपको इसको जब तक लाइफस्टाइल नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं कर सकते। ये लाइफस्टाइल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम एक्सट्रीम एक पूरे गोल के लिए 10 हफ्ते, 12 हफ्ते, बट ऐसा 10-12 हफ्तों में आप पूरे 3 करोड़ अवाम में से एक निकल के नहीं आ सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो पहले तो ये, लेकिन बहुत अच्छा रहा। डिफिकल्ट बहुत है, एक्सट्रीम स्पोर्ट है, इतना आसान नहीं है। एक्सट्रीम वैसे तो ठीक है, इट्स अ गुड स्पोर्ट, हेल्दी स्पोर्ट है, बट फॉर कॉम्पिटिटिव बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली इस गर्मी के अंदर और सब कुछ करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुबशिर मिस्टर जूनियर, तो वो माजरत के इन्होंने पहन लिया था, सूट इन पे बिल्कुल नहीं किया, ये ढीला ढाला ऐसे हुआ था ना कि नाच रहा होता है आपके ऊपर कुर्ता, ये वो हिसाब था। मुबशिर, अपने सफ़र के बारे में बताएं, शुरुआत कैसे की आपने, कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? मैंने 2017 से स्टार्ट ली थी। अच्छा। यानी 2 इयर्स मेरे नॉर्मल ही थे, जैसे आम लोग जैसे जाते जिम नॉर्मल है, आधा घंटा एक्सरसाइज करी, कोई डाइट नहीं, कुछ नहीं। फिर 2 साल बाद में जब देखा, जब बॉडी में फ़र्क नहीं आ रहा था, फिर मैंने परेशान हुआ थोड़ा। मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहे मुझे। तो फिर मैंने दूसरी जगह जिम गया। फिर मेरे कोच है रमीज़ इब्राहिम, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बुलाया जिम में। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ये ऐसे ऐसे करना है, मैं ये ट्रेनिंग होगी, ये डाइट प्लान होंगे। मैंने कहा सही है, मैं करूँगा। सही। तो उन्होंने फिर मुझे 2019 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है बॉडी बिल्डिंग की। अच्छा। प्रोफेशनल जो हुई है। तो 2019 में मैंने सेंट्रल खेला था, उसमें मैं 2nd प्लेस मिली थी मुझे। फिर एक ओपन चैम्पियनशिप खेली थी, उसमें मैं विन हुआ था। फिर 2020 में, फिर मैं 21 में फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची बना था, जूनियर ही। फिर वो खेल के
फिर मेरा एक साल का रेस्ट आ गया था पूरा। तो फिर एक्सीडेंट भी हो गया था मेरा। तो फिर मैंने 2021 के एंड में फिर मैं दोबारा तैयारी स्टार्ट करी है, दोबारा उसकी डिस्ट्रिक्ट से उसकी वेस्ट की करी मैंने। फिर वेस्ट के बाद एक और ओपन चैंपियनशिप आई ईस्ट की, वो मैंने बड़ा एक लंबा ये सफर है, जिसके बाद अब आप जूनियर कराची का टाइटल जीत चुके हैं। बड़ा एक चीज सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी चढ़े फिर दूसरी, फिर स्ट्रगल होती है बहुत पीछे ना, एक बहुत बड़ी इसकी स्ट्रगल होती है। अच्छा बॉबी भाई आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा हम इस स्पोर्ट्स को देखें तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास और बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर्स हैं। इंटरनेशनली अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो कितना अच्छा एक्सपोजर मिलता है एक बॉडी बिल्डर को पाकिस्तान में, कितनी सहूलियात मिलती हैं उसको इस गेम में, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, ऐसे ही मैं शुरू करूँगा पहले तो कराची से। देखिए कराची के अंदर ये 3 करोड़ आवाम को ये 2 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जूनियर और सीनियर में। राइट। 200 प्लस प्लेयर थे हमारे इस इवेंट में। उसके बाद इन 2 लड़कों ने उसमें अपनी पोजिंग, अपने सारा सिस्टम, हर चीज़ को क्वालिफाई करके मिस्टर कराची और जूनियर कराची बने। ये 3 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा अब आप कहते हैं इसके बाद आगे इंटरनेशनली, इसके बाद अभी मिस्टर सेंध है जो कि इंशाल्लाह 25 मार्च को हम देने जा रहे हैं। उसमें ये इंशाल्लाह ताला इनको इज्जत दे। फिर इसके बाद प्लेटफॉर्म आते हैं पाकिस्तान का, एक ग्रेजुअली चलती है हर चीज़, कराची, सिंध, पाकिस्तान। इसके बाद हमारे पास 3 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, साउथ एशिया, एशिया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि नवंबर में जाके टॉप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जी। तो इंशाल्लाह ताला उसका क्राइटेरिया हमने ये रखा है, ट्रायल्स होते हैं और सिलेक्शन होता है पूरे पाकिस्तान से। फिर हमारे स्पॉन्सर्स हैं इस सिलसिले में, जो कि 15 रुकनी टीम को लेके जाते हैं अपने बिहाफ पे, अपने खर्चे पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने अच्छे स्पॉन्सर्स हैं जो हर प्लेयर को उनकी रहनुमाई करते हैं, उनका टीए डीए ईच एंड एवरीथिंग वो अफोर्ड करते हैं। हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, हमारे अपने पर्सनल स्पॉन्सर इतने अच्छे हैं कि जो हमें हमारे प्लेयर्स को आगे प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं और टीए डीए की सूरत में उनको जो उनका प्रोसीजर है सारा खर्चा सब एक्सपेंस बर्दाश्त कर रहे हैं। सही ठीक। अच्छा जाहिर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पिछले कुछ सालों में देखी गई कि काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हुई, पंजाब से भी रिपोर्ट हुई। क्या रीज़न आप इसका समझते हैं? इसका तरीक़ेकार शॉर्टकट है। अच्छा। सबसे पहले मैं बताऊँ, शॉर्टकट के चक्कर में अगर हम क्लियरली कहें तो स्टीरॉइड्स। डेफिनेटली, बिल्कुल। हमारे जितने प्लेयर्स हैं सब नेचुरल हैं, प्रेप करते हैं, कई महीनों की प्रेप है। ये लोग समझते हैं कि आज अगर बॉडी बिल्डर अच्छा एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आपको, मुझे, हम लोगों को अगर पता है कि स्टीरॉइड्स के ये नुकसानात हैं, तो जो फील्ड के अंदर मौजूद हैं जो कि ले रहे हैं उनको भी तो इसके साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं। फिर वो अपनी बॉडी के साथ ये जुल्म करते क्यों हैं, जो कि नहज ये आ जाती है कि मौत तक वाक़ई हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ शॉर्टकट, ये इतना बड़ा रिस्क लेते क्यों है अपनी जान? मैं आपके चैनल की तवज्जो से एक बात, जितनी यूथ है हमारी यंगस्टर, उनको ये बात कहना चाहूँगा, स्टेरॉइड के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, लंबी प्रेप करें और अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दूसरों को दें, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल। मगर ये मैं नहीं समझता अच्छी चीज़ है। डाइट है, रेस्ट है, ट्रेनिंग है, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जो 24 आवर में हर प्लेयर को फॉलो करना पड़ता है। दिन में 3 प्रेस करनी होती है, डाइट 6 मील लेनी पड़ती है, रेस्ट करना पड़ता है, प्रॉपर थ्रू चैनल चले 6 मील अ डे। जी 6 मील अ डे लेनी पड़ती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको फिर वो शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रबनवाज, आप मुझे बताएं कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस तमाम सफ़र में, कि आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, अगेन आपने पॉजिटिव रहना है। उस पॉजिटिव रहने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उस पॉजिटिव रहने के लिए भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैं चाहूँगी वो भी आप शेयर करें। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्पोर्ट है। इसमें ये नहीं है कि आपने गए या किसी और स्पोर्ट की तरह के 2 घंटे आपने प्रैक्टिस की देन डन। आपने सुबह उठना है, आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, इवन स्लीप के अंदर आपकी स्लीप क्वालिटी कितनी अच्छी है, एक एक चीज़, मील की टाइमिंग, क्योंकि आपको पता है 6 मील जिस तरह बोला, तो 1 मील भी अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो फिर गया आपका पूरा डे का रूटीन। अच्छा, मैं चाहूंगी ये मील का वो जो टाइमिंग ना, जरा आप शेयर करें, पहली मील कब, दूसरी कब, तीसरी कब, अगर एक हर 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे के डिफरेंस से आपको मील्स लेनी होती हैं। अगर आप एक मील भी आगे पीछे करते हैं तो फिर आपकी रात के स्लीप टाइमिंग डिस्टर्ब हो सकती है, दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और इसमें प्रोटीन और कार्ब्स की जो कैलकुलेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैट्स टू, हम फैट्स को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। फैट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्मोन्स। गुड फैट, सो सारा गेम है, क्योंकि
पहले कुछ वक्त पहले एक चीज़ चली थी कि लोग कहते थे कि पहले फैट्स बंद कर दिए लोगों ने, फैट से लोगों को दूर कर दिया, फिर कार्ब से, और आजकल बोले प्रोटीन से, हर चीज़ से ही दूर करते जा रहे हैं। मोस्टली यही कहा जाता है, किसी भी फिटनेस एक्सपर्ट से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी फैट से आप दूर रहे। ना मैं वही कह रही हूं, इनके माशाल्लाह फैट्स देख के आप ये हमारे फैट्स होते हैं पेट में नज़र आ रहे होते हैं, कभी में नज़र आ रहे होते हैं। एक्सपर्ट्स हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो हम लोग किसी को रिकमेंड नहीं करते कि आप फैट से दूर रहें, क्योंकि फैट्स के बगैर आप बहुत बुरा आपका हाल हो जाता है। अब जीरो है अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है। बिल्कुल, अगर फैट्स बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ये बंद कर दें। लोगों का एक अजीब कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि बस ये नहीं खाना और वो नहीं खाना, ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग की तरफ आएँ, बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है एक अच्छे फूड के साथ। अगर हाँ अगेन जो बात की शॉर्टकट पे जब आप जाते हैं ना तो फिर आपको सब कुछ जो भी बंद कर दो, फिर अपनी हेल्थ को नुकसान देते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को वाकई सीरियस रखना चाहते हैं, एक अच्छी प्रेप करते रहें, अच्छे फूड के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ आप लेते रहे, अच्छा फूड कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होता। अच्छा मुबश्शिर, आप मुझे बताएं ट्रेनिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कहते हैं अगर आपका ट्रेनर अच्छा है देन आप बहुत अच्छा बन जाते हैं। तो ट्रेनर सर्टिफाइड होते हैं या आपके पास ये ऑप्शन होते हैं कि आप खुद सेलेक्ट करें, या बहुत सारी चीज़ें आप तो यूट्यूब पे भी देख के कर लेते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनर हमसे ज़्यादा हमारी बॉडी को जानता है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत होती है। अब कुछ देर होती है, एक आधा घंटा हमने एक्सरसाइज करी, उसके बाद हम करते छोड़ दो यार कल कर लेंगे बाकी। लेकिन ट्रेनर जो होता है वो कहता है नहीं, आधा घंटा नहीं, आज पूरा 1 घंटा लगाना है, 1.5 घंटा लगाना है। बिल्कुल वो हमें ना बिल्कुल बड़े बड़े सख्त भी होते हैं, हमने देखा बिल्कुल सख्त होते हैं। बहुत से लोग तो मारते। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, मार पड़ी है वैसे कभी ट्रेनिंग? जी हाँ पड़ी है, सच बोल दें पड़ी है। और आप बार तो वो वैसे मुझे कह सकते हैं मार, लेकिन लाइक डांट वाली मार, डांट, हाँ डांट बहुत पड़ी है, बहुत ज़्यादा। असल में ट्रेनर या उस्ताद जो है जी उसमें वो प्यार बाप की तरह होते हैं, बाप की तरह होता है। वो अपने बच्चों की तरह लेके चल रहा होता है टीचर जो है बच्चों को, क्योंकि इनकी जीत में टीचर की जीत है, इनकी हार में टीचर की हार है। तो ये बड़ा एक सिस्टम होता है कि इनको प्यार मोहब्बत से इनको लेके चलना है, क्योंकि कोई भी प्लेयर है वो आपको टाइम नहीं दे सकता जब तक उसके ऊपर सरपरस्ती ना हो, टीचर ना हो। क्योंकि जैसे अभी मुबश्शिर ने बात करी कि आधा घंटा कर लेते, आधा घंटा कल कर लेते, नहीं, हमें 1 आवर पूरा आज चाहिए। हमें अपना होमवर्क आज पूरा करना है, कल के लिए हम दूसरा होमवर्क अपना तलाश करेंगे। आज हमने अपना वर्क पूरा मुकम्मल करना। अच्छा बॉबी भाई, एक सवाल, एक ज़रा बच्चों वाला सवाल है। आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, आप एक ज़माने से बॉडी बिल्डिंग से वाबस्ता रहे हैं। कुछ हमने ऐसे भी शायद देखे होंगे लोग आपने कि बॉडी बिल्डर बने, ज़रा जान शान बन गई, तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए कि मैं तो बड़ी चीज़ बन गया, अब कोई मेरे सामने आके दिखाए। इस तरह के मामला देखे हैं भाई? होता है हम ज़रा जिम वगैरह जाते हैं तो बड़े होते हैं। बिल्कुल होता है। इसके लिए मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, टीचर, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि बॉडी बनाओ अपने लिए, ताकतवर बनो अपने लिए, दूसरों के काम आ सको, ना कि ताकतवर बनो इसलिए कि कमजोरों में हाथ उठा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ताकतवर कौम है, ताकतवर अफराद से बनती है, ना कि बस समझ लें। ताकतवर बनना है, कौम के लिए बनना है, मुल्क के लिए बनना है, कमजोरों के लिए ताकतवर बनना है, ना कि कमजोरों को मारने के लिए बनना है। ठीक, तो ये वो सारी चीजें जैसे आप बता रहे हैं ना कि अपने लिए आपने बनानी है बॉडी, तो जो लोग हमें देख रहे हैं, स्पेशली हमारी नौजवान नस्ल, और जो अपने आप को फिट, हर कोई फिट रखना चाहता है, उसके लिए क्या आप उनको कहेंगे कि आप क्या, अगर मैं पूछूं कि रैपिडली उनको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो शॉर्टकट लेना नहीं है, इसको तो हमने शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं लेना है। जरूरी नहीं अगर जिम जा सकते हैं, आप डेली 30 मिनट्स वॉक जरूर करें, और अपनी मील टाइम टू टाइम लें, रेस्ट टाइम टू टाइम लें। इन केस के 30 मिनट्स आपने वॉक करने के बाद 3 मील डेली लेनी है, और इनटेक योर वाटर लाजमी रखें आप अपना। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी जो एक्सरसाइज की रूटीन है वो भी उससे ज़्यादा या उतनी ही इंपॉर्टेंट आपका मील और उसका टाइमिंग, सोना जागना, ये सारी रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है? सिर्फ ये नहीं कि आपने जितनी जान मार ली जिम में जाके उससे आप बॉडी बिल्डर बनेंगे, बाकी ये जो तमाम तर फैक्टर्स हैं ये भी उतनी ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। हर चीज़ बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जितना रेस्ट ज़रूरी है, इतनी मील ज़रूरी है, इतना वाटर ज़रूरी है, इतनी वर्कआउट ज़रूरी है। हर चीज़ इतनी ज़रूरी है जितनी कि एक मोटर बाइक चलाने के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, ऑयल ज़रूरी है, टायर में हवा ज़रूरी है, इसी तरह बॉडी के सारी रूटीन ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान अधूरा है। अपनी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ, नाकाम है। सारे लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बेहतर लाइफ स्टाइल। यंगस्टर्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी, वो ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये, जिम में जाके मसल तोड़ते हैं, बना नहीं रहे। बॉडी बिल्डिंग का बड़ी अच्छी बात है, एंड ट्रेन, और फूड जब आप लेते हैं उस वक्त बिल्ड हो रहा होता है, ना कि जिम में बिल्ड हो रहा होता है। जिम में तो हम सिर्फ तोड़ रहे हैं उस मसल को। और सेकेंड जो बात की कि रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट अगर होती है तो डांट भी काफ़ी होती है। बाकी मैं जिस तरह बॉबी भाई हैं फेडरेशन के,
हमारे सेक्रेटरी हैं, मैंने इनकी एक एफर्ट देखी है कि जो भी प्लेयर्स थे ना, जितने भी प्लेयर्स थे, पूरी रात जागे शो से एक दिन पहले कि किसी को कोई हेल्प चाहिए, हम इस जिम में बैठे हैं पूरी रात, इवेंट से 1-2 दिन पहले, बहुत टेक्निकल टाइम होता है, और जो भी प्लेयर्स थे सबको बुलाया कि जिसको मेरी हेल्प चाहिए सब आए और हम आपको हेल्प करें। जबरदस्त। अच्छा रबनवाज, ये एक बड़ा एक्सपेंसिव सा खेल है, इसमें बड़ा आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, यू नो, अपने ऊपर भी और फिर अपने खाने पीने पे भी। एक तो ये कि अगर एक शख्स सिर्फ इसी चीज़ से जुड़ा रहेगा तो उसके एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे, पहला सवाल ये। दूसरा, आप इसके अलावा कोई काम करते हैं ताकि आप अपने खर्चे को पूरा कर सकें? पर्सनली ये इसको इसलिए अभी तक ओलंपिक्स ने स्पोर्ट्स में लिया नहीं है क्योंकि ये लाइफस्टाइल है, क्योंकि हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स द रीज़न कि वो उसको स्पोर्ट मानने को तैयार नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये लाइफस्टाइल है 24 घंटे का। दूसरी चीज़ कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है जैसे जैसे, और अब तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि सिर्फ आपने फूड नहीं लेना, क्वालिटी भी उसकी और अच्छी देखनी है। आपने सिर्फ चिकन नहीं खानी, बीफ नहीं खाना, बेस्ट क्वालिटी का खाना है, सबसे बेस्ट से बेस्ट सेलेक्ट करना है। बाकी अगर मेरी जहाँ तक बात है, मैं एक बिज़नेस भी करता हूँ, मेरी फैमिली बिज़नेस भी है, मैं एक फ़िटनेस कंसल्टेंट भी हूँ और मैं एक पढ़ाता भी हूँ, फिटनेस सर्टिफिकेशंस भी कराते हैं हम लोग। तो ये काफी आपने इसी फील्ड को अपना जरिया माश भी बना रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये भी और दूसरी भी। इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जॉब वगैरह करते हैं, इसके अलावा टाइम कैसे मैनेज करते हैं? क्या करते हैं? मेरी शॉप है यूपीएस बैटरीज की, हसन बैटरी के नाम से। अच्छा। तो वहाँ मैंने तकरीबन 7-8 साल वहाँ काम करा है। फिर लास्ट ईयर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, फिर उसके बाद फिर जबरदस्त। यानी आप जो कमा रहे हैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट ऐसा करें कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बेहद शुक्रिया आप तीनों का मौजूद थे और यकीन करें कि हमारे लिए रोशन चमकते सितारे हैं। और प्लीज शॉर्टकट कभी अपनी जिंदगी में मत अपनाएं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। कोयटा में कबायली और रिवायती खेल के फरोग के लिए बसकशी का मैदान सजाया गया। सही बोला बसकशी मैंने? बुज़कशी। देखा, मुझे पता था। बुज़दार है ना, जो बुज़दार, बुज़ का मतलब होता है भेड़, तो बुज़कशी का जो है ना ये मामला है। तो इस गेम के हवाले से आपको बताएं कि इस गेम को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन जमा हुए। ये बुज़कशी है क्या, कैसे खेला जाता है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। नूरुल आरिफीन हमारे नुमाइंदे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें देखिए आप। बुज़कशी कदीम और खतरनाक खेलों में से एक है, जिसमें घुड़सवार सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। 14 घोड़े होता है, 7 घोड़े एक साइड पे, 7 घोड़े दूसरा साइड पे, दरमियान पे एक गोल दायरे होता है, आखिर में एक झंडी होता है। खिलाड़ी कहते हैं बुज़कशी के खेल के लिए बलूचिस्तान में कोई मैदान नहीं है। बलूचिस्तान में बुज़कशी के लिए कोई मैदान नहीं, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं। सूबाई हुकूमत भी रवायती खेलों के फरोग के लिए पुरअज़्म है। हमने फिर एक फैसला किया कि हम ट्रेडिशनल गेम्स को फिर जिंदा करेंगे, जो नेशनल गेम्स के हवाले से नहीं है, जो ओलंपियन गेम्स में नहीं है, जो एक ऐसे गेम्स है जो ट्रेडिशनली खेला जाता है। खिलाड़ी चाहते हैं कि बुज़कशी को कौमी खेलों के मुकाबलों में शामिल किया जाए। कैमरामैन शहजाद अनवर और जुनैद अकबर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। चलें जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। पांचवीं जमात के बच्चे इंग्लिश, उर्दू या मकामी जुबान में लिखा जुमला पढ़ने के अलावा 2 हिंदसों को तकसीम करने की कितनी सलाहियत रखते हैं, इदारे तालीम व आगाही की सर्वे रिपोर्ट में होशरुबा हकाइक सामने आए हैं। साथ ही एंकर रमीज अहमद की तरफ चलते पहले। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के बच्चे बड़े पढ़ाकू निकले। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजी पढ़ने में आज़ाद कश्मीर के बच्चों की शरह सबसे ज़्यादा 86%, जबकि दूसरे नंबर पर 73% के साथ पंजाब है। गिलगित बल्तिस्तान 65%, इस्लामाबाद 62%, खैबर पख्तूनख्वा 54% और हैरत अंगेज तौर पर सिंध के बच्चे अंग्रेजी का जुमला पढ़ने में बलूचिस्तान से भी पीछे हैं, जहां 39% के मुकाबले में शरह सिर्फ 24% है। इसी तरह उर्दू या मकामी ज़बानों की बात की जाए तो इसमें भी सिंध सबसे पीछे है, जहां बच्चों की शरह 40% है। पहले नंबर पर 74% के साथ इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर 72
और 68% के साथ पंजाब के बच्चे तीसरे नंबर पर हैं। बात करें दो हिस्सों को तकसीम करने की तो यहाँ सिंध बलोचिस्तान से बाजी ले गया। सिंध में 28% जबकि बलोचिस्तान में 26% बच्चे ऐसे हैं जो तकसीम करना जानते हैं। तो जनाब, बड़ा दिलचस्प सर्वे है, इसी पर बात करने के लिए बेला रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और CEO हैं इदारा तालीम व आगाही की। बेहद शुक्रिया बेला, गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो ये सर्वे किया गया है वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अमेजिंग और हैरान कर देने वाला। तो मैं ये चाहूँगी कि पहले तो सर्वे का जो सफ़र है आप इस हवाले से बताएं, किस तरह से एरियाज़ को सिलेक्ट किया गया, किस एज के बच्चे लिए गए, सर्वे करने का तरीक़ाकार क्या था? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2010 से बाकायदा सर्वे करता है और एसेंशली जो हमारा फोकस है वो है बच्चों की सीखने सिखाने की सलाहियतें। ये भी बताती चलूँ कि जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ दूसरी जमात का होता है, यानी दूसरी जमात की उर्दू, सिंधी, पश्तो, अंग्रेज़ी और अरिथमेटिक। तो ये वाज़े हो चले कि बहुत ही बुनियादी सा लोअर प्राइमरी का ये सर्वे होता है, मगर सर्वे होता है 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों तक के। जो सैंपल है वो 2 स्टेज स्ट्रैटिफाइड सैंपल है। हर डिस्ट्रिक्ट से 600 घर लिए जाते हैं और 152 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी 152 अजला में ये सर्वे हुआ। ये सर्वे का तरीक़ेकार हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ मिलता जुलता है और घरों में ये सर्वे होता है। और बहुत हमारी खुशकिस्मती थी कि ये उस दौरान सर्वे हुआ जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, यानी कि वो एक अनयूजुअल वक्त था इस कोविड में कि सितंबर से लेकर नवंबर तक सर्वे हुआ, जबकि ज़्यादातर तादाद बच्चों की स्कूल जा रही थी और कुछ कमो बेश स्कूल बंद हुए, वरना स्कूल खुले थे। मगर ये घरों में सर्वे होता है, यानी कि वो तमाम बच्चे जो सरकारी, गैर सरकारी, मदारिस, नॉन फॉर्मल किसी भी स्कूल में या कोई भी स्कूल में भी नहीं जाते। एग्जैक्टली बेला, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं ना, उनकी एक तालीमी मयार का बड़ा हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं और बड़ी उस पर बातें देखते हैं। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल के बच्चों का हम ये सर्वे देखें? जी, दोनों का देखा। और ये भी मैं बताती चलूँ कि तकरीबन 5000 से ज़ायद स्कूल्स थे और जो हमने देखा उसमें गो कि हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल में उर्दू और अंग्रेज़ी में प्राइवेट स्कूल सबकत ले गए गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा नहीं मगर ले गए। मगर जो अरिथमेटिक का मयार था वो दोनों ही का कम था और एक जैसा था। तो ये कुछ सालों से ये हो रहा है कि जो गैप पब्लिक और प्राइवेट का है वो फैसिलिटीज़ के हवाले से भी और मयारी तालीम के हवाले से भी वो कम होता जा रहा है। और बात फिर से मैं कहती हूँ कि ये बहुत बुनियादी सा सर्वे है, मगर 5 से 16 साल के बच्चों का ये सर्वे है, जिसमें परेशानी ये है कि इस दौरान 2019 से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे बच्चों के लर्निंग लॉसेस ठीक ठाक हुए हैं उर्दू में, यानी कि बुनियादी लिटरेसी में और न्यूमरेसी में, अरिथमेटिक में। ये हमारे लिए परेशान कुन बात है। जाहिर है कि कई सूबों में और इलाकों में ज़्यादा और कईयों में कम हैं। मगर एक और बात भी बहुत बड़ी है कि पहली दफ़ा हमने देखा है वो इस वजह से क्योंकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हमारे बहुत सारे बच्चियाँ आउट ऑफ स्कूल हैं और लड़कों की तादाद आउट ऑफ स्कूल की इन जगहों पे काफ़ी हो गई है, और वो लड़के जो कि 11 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। और ये बहुत तशवीशकुन बात है कि इस कोविड के ज़माने में जब घरों में कसम पुरसी हुई, आमदनी पे का नुकसान हुआ और उसमें इजाफा हुआ कि वो बहुत सारे घरों में आमदनी उस तरह नहीं आ रही थी, तो हो सकता है लड़कों को स्कूलों से निकाल के उन पर काम पे लगा दिया जाए। अब चूंकि हमारा चाइल्ड लेबर सेंसस ही नहीं कंप्लीट हो रहा, तो हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। सही। अच्छा बेला, आप माशाल्लाह CEO हैं, आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, मेन रीज़न क्या लग रहा है आपको? एक तो वही हो गया ना, कोविड वाला आपने बता दिया, लेकिन उसके बावजूद जब बच्चे मकामी ज़बान ही उनको नहीं आती होगी, या सिंध एक माशाल्लाह बहुत बड़ा सूबा है हमारा, पूरे पाकिस्तान को फीड जाती है यहाँ से, यहाँ के बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ने में बलोचिस्तान से भी पीछे हैं, मेन रीज़न लैक कहाँ पर आपको लगता है?
यही हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। और कल हमारी पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल एबटाबाद में भी यही बात हो रही थी कि ज़बानों पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हमने कभी फोकस नहीं किया, और मदर टंग के ऊपर कि भाई मादरी ज़बान में, माँ बोली में बच्चे कितने सीखते हैं। अब सिंध एक ऐसा वाहिद सूबा है जहाँ पे शुरू से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो सिंधी है। मगर क्या वजह है वहाँ पे, ये बहुत बड़ा एक मसला है। क्या ये गवर्नेंस का मसला है, क्या ये वसाइल ना होने का टीचर एजुकेशन में उसका मसला है? क्योंकि जो तरीका तदरीस है और जो नंबर ऑफ टीचर्स है, क्योंकि प्लीज़ ये याद रखें कि सिंध में हमारे 90% सिर्फ प्राइमरी स्कूल हैं, और उन 90% प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 71 या 72% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 टीचर हैं। जब टीचर्स ही कम होंगे, चाहे मादरी ज़बान क्यों ना हो, वहाँ पे तदरीस का तरीक़ा और तदरीस का मयार कैसे बेहतर होगा? ये सिंध हुकूमत बहुत कोशिश तो कर रही है, मगर मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और वसाइल बढ़ाने पड़ेंगे। वसाइल सिर्फ इसलिए नहीं कि हर चीज़ जो है वसाइल के बढ़ते हुए सिर्फ वो सैलरीज पे चलती जाए, और अच्छी बात है कि टीचर्स की सैलरीज बढ़ रही हैं, मगर अगर कोई डेवलपमेंट के लिए और मयार की बेहतरी के लिए कोई पैसे नहीं होंगे तो उसका नतीजा तो यही सामने होगा। और 2% या 2.4% बजट से तालीम नहीं हो सकती पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 25 से राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको ना नाफिज करने 12 साल हो रहे हैं, और उसको ना नाफिज करने से तालीम नहीं अच्छी होगी, बुनियादी हक नहीं मिलेगा बच्चों को, और पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता सस्टेनेबली। बहुत वादे दुनिया के साथ करते हैं, लोगों के साथ करते हैं, इलेक्शंस आने वाले उसमें अपने कंस्टिट्यूएंट्स के साथ करते हैं, मगर वो पूरे नहीं होते। अब तो एक कोहराम है तालीम में, ऐसा ही है, और इसको कुछ ना कुछ करना होगा। आपको मालूम है कि इसी असना में कोविड के ज़माने में गरीब तरीन घर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं 13% का फ़र्क पड़ता है, यानी कि 7% सरकारी स्कूलों के रूरल एरियाज़ के वालिदैन ट्यूशन दिलवाते थे अपने बच्चों को जो सरकारी स्कूल में जाते थे। इस वक्त वो लोग 20% जो है वो करवा रहे हैं, यानी कि 13% का फ़र्क पड़ा है, और ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है कि वही गरीब घर जो है, जिसके पास वैसे ही वसाइल नहीं है, कि वो के पास उसके चॉइस नहीं है वो कहाँ बच्चों को भेजे, वही बच्चों को ट्यूशन पे लगा रहा है। मगर मैं एक बात कहती चलूँ कि इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है। ये जो हम हैरान हैं इस सर्वे में, बहुत सारी परेशानियां हैं जो पूरी दुनिया में एक्चुअली हुई हैं। लर्निंग लॉसेस हुए हैं और बच्चों के एनरोलमेंट लॉसेस भी हुए हैं, मगर जो हम हैरान हैं वो पाकिस्तान में एक अमेजिंग फिनोमेना हमारे सामने आया है कि माँ बाप ने और सारे फैमिली मेम्बर्स ने 68% बच्चों को, बच्चे ये कहते हैं कि हमारे सबसे बड़ी सपोर्ट हमें अपने घर वालों से मिली। अब घर वालों को तो हम समझते हैं कि वो कुछ अटेंशन ही नहीं देते, वो सबसे ज़्यादा पैसिव लोग हैं। मगर इवन जहाँ पे माँ बाप पढ़ाई लिखाई नहीं ज़्यादा जानते, उन्होंने भी अपने बच्चों को इतनी मेहनत करवाई, अटेंशन दी। अब ये सोचने की बात है कि अगर ये बिल्डिंग ब्लॉक है, जो स्कूल और घर का इतना फासला है, उसको हमें ब्रिज करना है, हमें घर वालों पे यकीन रखना है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी। और इसी तरह टेली स्कूल ने भी, जो पीटीवी में पहली दफ़ा ऐसा मौका हुआ कि हमारा सुबह से शाम टीवी चलता है, एजुकेशन के प्रोग्राम्स हो जो मिनिस्ट्री ने, वजारत तालीम ने शुरू किया, वो 35% हमें मार्च में दिखाई दिए, और अब हमें वो 57% नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि टेली स्कूल जो है उससे फ़ायदा हो रहा है डिस्टेंस लर्निंग से। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मगर और टीचर्स भी 30% टीचर्स बच्चों तक पहुंचे ना। पहले पाकिस्तान में कभी टीचर्स घरों तक नहीं पहुंचते, और ये बड़ी अच्छी बात है। और अगेन वही बात जी बेला, मैं बिल्कुल आपकी बात सुन भी रही हूँ और मैं एग्री भी कर रही हूँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे एक और चीज़ समझाएगा कि आपके इदारे ने कुछ रिकमेंडेशंस भेजी कि विफाक को, महकमा तालीम को, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त सर्वे और जो आप चीज़ें बता रही हैं इसमें कुछ हैरान कुन भी है और कुछ ऐसी भी जिनको हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। जी, उम्मीद अफ़ज़ा बातें हैं, और मेरा सबसे बड़ा एक मुस्बित
जो एक सोच है और जो मेरी मुस्बित एक रिकमेंडेशंस हैं उसमें से 4 हमारी बहुत अहम है। जी जी। एक तो ये है सबसे अहम और अव्वलीन कि अपना बजट बढ़ाइए और 25A राइट टू एजुकेशन को सीरियस लीजिए। ये क्या तरीका है कि ना गवर्नमेंट जो इन पावर है या ऑपोजिशन है वो मानती नहीं है कि 25A पर अमल दरामद होना चाहिए। हालांकि लॉज बन चुके हैं मगर बहुत जगहों पे नोटिफाई नहीं हुए, जैसे पंजाब में और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में। ये बहुत ज्यादती है। नंबर 2, ये जो कि हमने कहा है कि बजट जो है वो 2.4% से बात नहीं बनती। हाँ। कम से कम 4% होना चाहिए और फिर बढ़ना चाहिए। नंबर 3, ये जो घरों का हमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त मिली है कि घर के लोग चाहे पढ़े लिखे हों चाहे ना हो, उनकी अव्वलीन तरजीहात में से तालीम है तभी बच्चों को हेल्प की। ये जो घर और स्कूल का फासला एक ट्रेडिशनली चलता रहा है, इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। एक नए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है जो कि घरों के अंदर स्कूलों मतलब पेरेंट्स का, टीचर्स का और स्कूल सिस्टम का होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो बेहतर से बेहतर काम करें। नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी और डिस्टेंस लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग ने यकीनन एक रंग दिखाया है, तभी वरना हमारा लर्निंग लॉस इससे भी ज्यादा होता। जी जी। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि कई जगहों पे हमारे पास ना इंटरनेट है, ना टीवी मिलता है, ना कुछ है। तो हमें एक हाइब्रिड अप्रोच से अपनी टेक्नोलॉजी और डिस्टेंस लर्निंग को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। इसको हाथ ना छोड़ें, ये ना समझे कि सिर्फ हमने कोविड में किया था और अब आगे नहीं करना है। मगर टीचर्स की एडिक्वेसी और टीचर्स की तैयारी, वर्कफोर्स की तैयारी, इसके ऊपर पूरी नजरसानी करें कि वो कैसे होगी, क्योंकि आखिर में तो टीचर ही डिलीवर करता है वालिदैन के साथ और बच्चों के साथ मिलके एज को क्रिएटर्स। मगर टीचर्स को अगर जैसे सिंध का हाल देख लीजिए कि सिंधी ज़बान मादरी ज़बान होने के बावजूद फिर भी लर्निंग नहीं हो रही, हालांकि बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं। आप जैसे टीचर्स का भी जिक्र कर रही हैं ना, रिकमेंडेशंस क्या थी वो तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन जैसे आप टीचर की लर्निंग की बात करें ना, तो फिर हमारे मुल्क में एक ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए जिसमें टीचर्स को बताया जाए, ये टीचर्स अगर टीचर की लर्निंग उतनी कंप्लीट नहीं है, उनकी तैयारी उतनी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एट द एंड टीचर ने डिलीवर करना है ना, तो टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर कुछ ऐसा भी सिस्टम हो। अब देखिए ना, अब ये भी हमें गवर्नमेंट की मुझे तरफदारी करनी पड़ेगी क्योंकि तकरीबन 6 लाख टीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट से इन्होंने इसी पीरियड में माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी केपेबल बनाया, यानी कि ऑनलाइन कैसे आपने ट्रेनिंग करनी है। अच्छा, जब बना ही दिया है तो फिर सारे लवाजमात सिस्टम के साथ चलने चाहिए, यानी कि अगर आपने उनको इसके काबिल कर दिया कि आप डिस्टेंस लर्निंग से भी अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे कैसे चलाएंगे? स्कूल के अंदर हालात टेक्नोलॉजी के कैसे बेहतर होंगे? थोड़े पैसे से, यानी इंटरनेट मतलब की सहूलत है कुछ स्कूलों में मगर वो सारे क्लासरूम्स में नहीं है। तो गवर्नमेंट को कुछ फैसले करने पड़ेंगे कि ये जो अच्छी अच्छी चीजें भी इन्होंने करी हैं इस पीरियड में अपने वसाइल से भी और डेवलपमेंट पार्टनर्स के वसाइल से भी, उसको आगे लेकर बढ़ना है और सिस्टम को रीथिंक करना है, जहां पे बच्चों की जो एजेंसी है और वालिदैन और घर वालों की एजेंसी है उसमें यकीन करें और इसी तरह टीचर्स की एजेंसी में यकीन करें, मगर पैसों के बगैर और 25A को नाफिज ना करे बगैर कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह से हालात चलते रहेंगे। हालांकि हमारे बहुत सारे, एक आखिर में एक अच्छी भी बात बताऊं कि जो हमारा एहसास प्रोग्राम था जो हमने 2019 में सर्वे किया और बिस वगैरह में, तो उधर देखा था हमने कि गरीब घरों को सिर्फ 10% कवरेज रूरल एरियाज में मिल रही है। अब 2021 में जब हमने रूरल सर्वे 152 डिस्ट्रिक्ट्स का किया है तो यहाँ पे बढ़ के वो 16% हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हुकूमत कुछ अच्छी तरफ चल रही है मगर उसको एजुकेशन में की ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे तब्दील करना है, मजीद बेहतर बनाने के लिए रीथिंक करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है जिसमें मजीद तब्दीली लाई जा सकती है। बेला रज़ा साहब वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताते हैं कि कैलीग्राफी, इसकी बहुत सारी इकसाम हैं, कलम से भी होती है, लेकिन एक मुनफरिद चीज़ ये है
कि सुई धागे, यानी अगर धागे से ये हो कैलीग्राफी तो कितनी मुनफरिद चीज़ है और एक बहुत मोहब्बत का अंदाज़ है। कुरान पाक से मोहब्बत का अंदाज़ हर किसी का अलग अलग होता है। कोई कलम से करता है, कोई सलाही से कुरान पाक को लिखता है, ये भी हमने बहुत ज़्यादा देखा होगा। लेकिन कराची के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कुरान पाक लिखने का मुनफरिद अंदाज़ अपनाया है। वो अंदाज़ क्या है, वो अंदाज़ मोहब्बत क्या है? मेरे साथी एंकर फराज गए तो उन्होंने जाके ये सारा कवर किया, वो आपको हम दिखाते हैं। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। कैलीग्राफी एक ऐसा आर्ट है कि जिसे देखने वालों की आंखें हैरान रह जाती हैं, अकल दंग रह जाती है। आज हम नेशनल म्यूज़ियम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी आर्ट की एग्ज़िबिशन का इनकाद किया गया है। मेरे पीछे ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी लकड़ी की पेंसिलें या फिर कलम हैं जिनके ऊपर कुरानी तहरीर, कुरानी आयात जो हैं उनको बहुत ही खूबसूरती के साथ तहरीर किया गया है। ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ना तो किसी स्याही का इस्तेमाल किया गया है, ना किसी कलम का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ धागे की मदद से बुनाई करते हुए कुरानी आयात, और ना सिर्फ कुरानी आयात बल्कि पूरा कुरान पाक तहरीर किया गया है। बात करते हैं हम उन आर्टिस्ट से और आपको भी मिलवाते हैं। आज अल्लाहु 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 अल्लाह। तो जनाब, इस शानदार और ख़ूबसूरत आर्ट को तख्लीक देने वाले कैलीग्राफी आर्टिस्ट जनाब खान शाहनवाज़ मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए हमें। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये वो कारनामा अंजाम दिया जो कि रहती दुनिया तक शायद याद रखा जाएगा और इस चीज़ को हमेशा मिसाल बना करके पेश किया जाएगा कि एक आर्टिस्ट था जिसने सिर्फ धागे की मदद से पुरानी आयात और पूरे कुरान पाक को माशाल्लाह तहरीर किया है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आगाज़ कहाँ से हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आपने इस काम को अंजाम देना है? ये असल में जेल के अंदर आर्ट है। जेल के अंदर? जी, अंदर सेंट्रल जेल कराची के अंदर का ये आर्ट है। क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से मुझे जेल में अक्सर जाना पड़ता था। अच्छा। हमारे जेल ट्रायल होते थे तो वहाँ हमारे कैदी होते थे, तो कैदी एक पेंसिल के ऊपर, बाल पॉइंट के ऊपर नाम लिखते हैं धागे का। ये वो आर्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है जो जेल के अंदर आर्ट है। जी जी, ये पहले देखा है मैंने, देखा है ना। हाँ जी। तो मुझे भी किसी ने गिफ्ट किया, मेरे कैदी ने मेरा नाम लिख के मुझे गिफ्ट किया। अच्छा। मुझे इसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन नजर आई कि व्हाट इज दिस, मतलब अमेजिंग था। हाँ। तो मैंने फिर उससे ये आर्ट सीखा। फिर मैंने अरबी लिखनी शुरू कर दी इसके अंदर। अरबी इससे पहले किसी ने नहीं लिखी, अरबी फर्स्ट टाइम मैंने लिखी है। अच्छा अच्छा। जब अरबी लिखी, अरबी क्योंकि काफ़ी मुश्किल है, इसके अंदर आराब काफ़ी हैं और अरबी में हमारे पास जो इस वक्त लिखने की चीज़ें हैं वो आयाती हैं। तो मैंने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पूरी लिखी। वो जब मैंने लिख ली तो फिर मैंने सूरत फातिहा को मुकम्मल किया। ये 2010 की बात है, 2010 में मेरी पहली सूरत फातिहा मुकम्मल हुई थी। कुरान पाक पूरा कंप्लीट तहरीर करने में कितना अरसा लगा? मुझे इसमें 10 साल लगे। तो ये पूरे कुरान पाक में कितनी पेंसिलें इस्तेमाल हुई तकरीबन? ये तकरीबन को 18,000 पेंसिल इस्तेमाल। 18,000? जी जी। अच्छा, एक और चीज़, शीशम की लकड़ी आपने बताया ये, उसके बाद ये धागा बड़ी अच्छी क्वालिटी का, ये धागा भी है, फिर ये तमाम तर जो फ्रेमिंग है जी, ये तमाम तर फ्रेमिंग, ये बड़ा जो है ये एक्सपेंसिव सामान आपने इसमें इस्तेमाल किया है। इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन कितनी आई? कोई स्पॉन्सर या फिर अपनी ज़ाती तौर पर आपने तमाम तर चीज़ें खुद अरेंज की हैं? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पेंसिल जो है ये 50 रुपए में तैयार होती है। अच्छा। उसके बाद ये फ्रेमिंग का खर्चा है, तो इसके ऊपर जो मुकम्मल मटेरियल का खर्चा है वो 25 से 30 लाख रुपया है। 25 से 30 लाख? 30 लाख रुपया है। एक फ्रेम में 70 हज़ार का खर्चा आता है। अभी इस जो एग्जीबिशन यहाँ इसको अगर डिस्प्ले हो रही है, इसके लिए मेरे बेटे ने मुझे पैसे दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ये बिल्कुल यूनिक है। बस इसमें जो यूनिक है वो ये चीज़ है। शाहनवाज साहब, अब हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए कोई एक लफ्ज़ अभी अगर आप बुनकर हमें दिखाएं कि किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से बुना जाता है। जी, मैं ये इस तरह का टेबल जो है वो मेरा स्टैंड होता है,
जिसके ऊपर मैं बैठ के काम करता हूँ। एक लफ्ज़ नीचे ये पाँव पे आपके जो है धागे की रील है, धागे की रील है जिसको पाँव कंट्रोल कर रहा है। अभी आप ये देखिए मैं खींच रहा हूँ तो ये धागा खींच नहीं रहा, ठीक है, पाँव ने मजबूत पकड़ा हुआ है। अच्छा, जब मैं काम करूंगा जितना धागा मुझे चाहिए उतना धागा मेरा पाँव रिलीज करेगा। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। ना सिर्फ अल्फाज बल्कि तमाम जेर ज़बर जो है उनका भी पूरा पूरा ख्याल रखते हुए एग्जैक्ट अलाइनमेंट के साथ जो है ना ये लफ्ज़ इन्होंने तहरीर किया है। तो ये पूरी वॉल्स हैं जहां पर आपके तमाम तर फन पारे हैं। अगर आप किसी एक को डिस्क्राइब करना चाहें इस वक्त। पहली बात तो ये है कि हमने कम्बिनेशन की हुई है कलर की, दागों का इस्तेमाल किया हुआ है, लाल पीले नीले हर रंग के। हमने मुख्तलिफ मतलब आप फ्रेम देखेंगे, ये जैसे ये फ्रेम है तो इसमें हमने एक सब्ज कलर का जो धागा है वो सूरह कहफ लिखी हुई है पूरी। अच्छा, मैं फ्रेम के बारे में आपको बताता चलूं कि हमने बॉर्डर जो है वो लोहे कुरानी को दिया हुआ है। इससे पहले किसी ने बॉर्डर को लोहे कुरानी के तौर पर लोहे कुरानी को बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके बाद ये जो हम सीनरी दे रहे हैं, हर फ्रेम के अंदर आपको कायनात की एक तस्वीर कशी मिलती है, मंजर कशी मिलती है। इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कुरान पाक के हवाले से। कुरान के अंदर एक आयत है लाहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, और ये आयत कुरान पाक में 140 मरतबा रिपीट हुई है। इसीलिए मैंने हर जगह आप देख रहे हैं कि आपको सीनरी नजर आ रही होगी, और ये एक कलरों का इस्तेमाल से खूबसूरती भी आ गई है। इंसान खूबसूरत पैदा हुआ है, इंसान मेकअप करता है, कपड़े अच्छे पहनता है, तो जब बेसिकली आर्ट तो यही है ना, पेंसिल आर्ट, मगर उसको फ्रेमिंग में, प्रेजेंटेशन करने में और शाहनवाज साहब माशाल्लाह आपने सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, कुरान पाक बहुत कुछ माशाल्लाह तहरीर की। आगे क्या इरादा है, मजीद इस काम को कहाँ तक ले जाने का इरादा है? मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक पूरी गैलरी हो, तफवीज़ की जाए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, या को मुखैर हज़रात जो हैं बड़े इसी म्यूजियम के अंदर वो तफवीज़ कर दी जाए और ये वहाँ रखा जाए। हमें इजाज़त दीजिए यहाँ से। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ही खूबसूरत किस्म का आर्ट है, और सिर्फ एक दो नहीं, यहाँ पे बेशुमार ऐसे फ्रेम्स हैं जिनको अभी बड़ी तफसील के साथ देखना बाकी है। तो मैं थोड़ा सा टाइम और यहाँ पर स्पेंड करूँगा। आप लोग स्टूडियोज़ की तरफ वापस जाएँ, मैं थोड़ा सा और इस आर्ट को देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। तो खूबसूरत अंदाज़े मोहब्बत। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। खला में पौधे लगाने और जानवरों की अफजाइश का मिशन है ये। पेशावर के डॉक्टर फैसल नासा स्टार प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले पहले पाकिस्तानी साइंटिस्ट बन गए। जी जनाब, तो ये सब हुआ कैसे, देखते हैं शहाबुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मैडम फैसल है और मैं प्रिसीजन मेडिसिन लैब लीड करता हूँ। यहाँ पर हम मुख्तलिफ बायोलॉजी के रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिसर्च हो रहे हैं फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से, स्पेस के ऊपर, मगर एस्ट्रोबायोलॉजी या स्पेस बायोलॉजी बहुत मिसिंग थी। 2-3 साल से इसमें मेहनत शुरू की हुई है। मरीख या मार्शन सॉइल जिसे हम रिगोलिथ कहते हैं, उस पर प्लांट ग्रोथ की भी हम इंटरेस्ट रखते हैं और उस पर भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। करक का रीजन है स्पेशली, उसमें ऐसे सॉइल सैंपल्स मौजूद हैं जो मार्शन रिगुलिथ के शाना बचाना है केमिकल कंपोजिशन में। तो हमने करक से कुछ सैंपल्स लिए हैं और उसको हम डेवलप कर रहे हैं आगे की तरफ। नासा स्टार 2 प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप लीडर्स को सिलेक्ट किया है पूरी दुनिया में से। उनको 6 महीने का एंगेजमेंट और ट्रेनिंग दी है। मरीख का जो सफ़र है वो 6 से 9 महीने तक है तकरीबन। सिर्फ एक साइड से आप जाते हैं, तो अगर आप वापस आते हैं तो आपको आसानी से साल से ज़्यादा लग जाएगा। और यही चैलेंज नासा ने हमें पुट अप किया हुआ है कि हाउ डू वी प्रोटेक्ट, हम इनको प्रोटेक्ट किस तरह करें कि वो ज़्यादा देर तक उधर रहें और उधर अपने स्पेसशिप के बाहर भी काम कर सकें।
मैं ज़रूर स्टूडेंट्स को इनकरेज करूंगा कि स्पेस को कंसिडर करें। स्पेस में बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, फिजिसिस्ट की ज़रूरत है, केमिस्ट की, इंजीनियर्स की। आएँ और हमारे साथ भी मिलें और नासा के साथ भी मिलें और हमारे नेशनल एजेंसीज़ के साथ भी मिलें और इन एरियाज़ में बायोलॉजी में काम करें। वेलकम बैक। आजकल ऑनलाइन पैसे कमाने का रुझान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग घर बैठे महाना हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा रहे हैं। लाहौर की रहायशी हैं अब्दुल्ला तारिक दुनिया की मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन में सेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में अब्दुल्ला तारिक भी मौजूद हैं कि जो ये काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जिन्होंने उनकी मेंटोरिंग की उस्मान अख्तर दोनों मौजूद हैं। तो उस्मान, अब्दुल्ला, आप दोनों को हम वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले उस्ताद से ही बात कर लीजिए, जिन्होंने मेंटोरिंग की है। तो उस्मान साहब, ऑब्वियसली ये कोई किसी से ढका छुपा नहीं है कि अब पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन कमा रही है, लेकिन इसमें मेंटोरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस रखे जाते हैं। अच्छा, वो ऐसे भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं कि जिनमें ये सिखाया जाता है कि आपने ऐसे कंप्यूटर ऑन करना है और ऐसे लैपटॉप ऑफ करना है। तो मुझे बताइएगा कि किस तरीके से मेंटोरिंग की जाती है, क्या क्या सिखाया जाता है उसमें? जी, इसमें ऐसा होता है कि एक्चुअली पाकिस्तान से हम लोग डेस्परेट हैं कि हम लोग जो हैं वो इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे अर्निंग करें और हम पाकिस्तान में रहकर जो है वो फॉरेन करेंसीज़ में जो है वो अर्निंग करें। इसके लिए फिर ये मॉडल ये अडॉप्ट किया जाता है कि हम लोग मेरी तरफ से एक फ्री कोर्स जो है वो दे दिया गया है कि जो भी सीखना चाहता है वो ही कैन फॉलो, शी कैन फॉलो द फ्री कोर्स। उसके अंदर प्रॉपर जो है इसके बारे में डिटेल्स दे दी जाती हैं कि आप मशहूर वेबसाइट्स पे जो है वो किस तरीके से जैसे जो है वो हम सेल्स कर सकते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर हम कैसे रीसेलिंग कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। और इसकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो स्टार्टिंग से, मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू एक्सपर्ट्स होती हैं। कोई भी पर्सन जो है वो ये ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो जो है वो पाकिस्तान में रह के, और उसको कोई मूव करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ बैठकर अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो जो है वो लोगों को सर्विसेज दे सकता है। लाइक अगर वो चाहता है कि उसके पैसे नहीं हैं और वो किसी भी दूसरे सेलर को अपनी स्किल बेचना चाहे तो वो अपनी जो है वो स्किल जो है उसको सेल कर सकता है और उसके वो पैसे चार्ज कर सकता है। और वो पैसे भी जो हैं वो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसीज़ में होते हैं, और जब वो पैसे पाकिस्तान में आते हैं तो ऑब्वियसली वो एक अच्छी अमाउंट रखते हैं और उसका काफ़ी अच्छा जो है वो एक अमाउंट बन जाती है, जिसके लिए एक आम इंडिविजुअल के लिए जो है वो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। और उसको पाकिस्तान में रहते हुए जो आम नॉर्मल जॉब्स हैं उससे बहुत बेहतर इनकम जो है वो उसको मिल जाती है। तो ये फ्रॉम स्क्रैच टू एक्सपर्ट होती है, और एटलीस्ट वो जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर फ्री कोर्स। उनको कोई पैसे भी नहीं लगाने कि वो किसी पैसे लगाकर वो ट्रेनिंग लें। और ये बिज़नेस मॉडल भी ऐसा है कि इसके लिए भी पैसे नहीं चाहिए। लाइक उनको ये नहीं कि इसके लिए भी कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए या उसके लिए कोई लेकिन मेन चीज़ है स्किल। दे नीड द स्किल। अगर उनके पास अच्छी स्किल अवेलेबल है तो वो उस स्किल की बेस पर ही जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अगर वो बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग का, तो वो दूसरों को सर्विसेज दे दें। तो जब वो सर्विसेज दे दें और उसमें भी वो पार्टनरशिप आ जाते हैं, लाइक प्रॉफिट के शेयरिंग आ जाती है, तो वो एक बहुत अच्छा ये मॉड्यूल है जो पाकिस्तान में जो है वो लोग, हम पाकिस्तान में नौजवान ख़वातीन जो हैं या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो हैं वो ये बिज़नेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए कोई ख़ास तालीम भी नहीं चाहिए। आपको बस इंग्लिश पढ़नी या लिखनी आती हो तो आप जो है ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत ख़ास है, ये भी ख़ास है। अच्छा अब्दुल्ला, आपकी तरफ आते हैं। आप बताएं कि इस चीज़ का स्टार्ट आपने कैसे किया? उस्मान साहब से आपका राबता कैसे हुआ? ये सोच आपको कैसे आई कि ठीक है आपने अब ये काम करना है, सेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर बना अमेज़ॉन पर? स्टार्ट मैंने लिया था, जॉब कर रहा था और मैंने कम से कम 6 महीने जॉब की थी और काफ़ी परेशान था जॉब पे। और ना जब मैंने जॉब के हालात देखे हैं तो मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आया उस चीज़ में। लाइक अगर मैं इस कंपनी को 10 साल भी देता हूँ
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तनख्वाह 2 लाख कर देंगे या 3 लाख कर देंगे। बट जब मैं जॉब छोड़ूंगा तो मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा, उन्हें ये सर्कल रिपीट करना पड़ेगा, उन्हें एजुकेशन लेनी पड़ेगी, देन उन्हें अच्छी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, देन ये सर्कल कीप्स गोइंग ऑन। तो जब मैं जॉब पे हूँ तो मेरे माइंड में लोगों की ये आता है यार मैंने जॉब कर ली है, इतनी एजुकेशन पढ़ ली है, ठीक है, अब मेरा मुकद्दर यही है कि मैं जॉब करूँ। अब और लोग जॉब में कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ठीक है, अब वो देखते हैं मेरी उम्र इतनी गुजर गई है, अब मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो खर्चे पूरे नहीं होंगे, ये चीज़ों की वजह से डर जाते हैं। तो हमेशा मैं लोगों को यही वर्ड कहता हूँ, इफ़ यू डोंट लाइक योर डेस्टिनी देन डोंट एक्सेप्ट इट, इंस्टेड हैव द करेज टू चेंज इट। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है ना मैंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आया और एक छोटा सा रिस्क लिया जॉब छोड़ने का। उसके बाद मुझे किसी पर्सन ने उस्मान भाई की तरफ रेफ़र किया, ठीक है, और मैं इनसे सीखने के लिए अमेज़न गया और उन्होंने मुझे काफ़ी अर्सा ट्रेनिंग दी और बहुत प्यार से चीज़ों को सिखाया और ये कोर्स फ्री था मेरे लिए, मुझे इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए गए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ऑब्वियसली मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए थी अपना कारोबार शुरू करने के लिए, जो मैं नहीं कर सकता था अभी क्योंकि जॉब छोड़ी थी, ठीक है, और घर के एक्सपेंस वगैरह भी कवर कर रहा था। सही। तो मैं सर्विस प्रोवाइडर बन गया और उसमें ये सर्विस प्रोवाइडर में ये होता है कि क्लाइंट होता है, क्लाइंट का हम अकाउंट हम हैंडल करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्लाइंट की होती है, लेकिन जो प्रॉफिट आता है वो हम 50-50 जो है शेयर करते हैं उसको। उस 50% प्रॉफिट में मैंने 3 मंथ्स काम किया, ठीक है, और मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर ली थी, लाइक $500 सारे एक्सपेंस घर के कवर करके जो मेरे पास सेव हो रहे थे 3 मंथ में, $500 मैंने सेव किए और उससे जो है ना मैंने अपना अकाउंट स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, विद इन 6 मंथ मैंने उस 500 को 10,000 तक स्केल किया। Wow, that's a massive number। मैं अब्दुल्ला यही अभी मेरी अपनी एजेंसी चल रही है लाहौर में और मेरे पास अब 25 प्लस क्लाइंट्स हैं और 35 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं। तो आपने मेरे सारे सवालों का बगैर पूछे ही जवाब दे दिया, योर मैग्नीट्यूड, आपका वॉल्यूम और आपकी सारी चीज़ें। चलें तो मुझे उस्मान साहब के पास जाना पड़ेगा। उस्मान साहब, जब हम कहते हैं मतलब बहुत से लोग तो बिज़नेस करते हैं, बहुत से लोग फिर सर्विस प्रोवाइडिंग जैसा आपने कहा, तो जो अपनी स्किल सेट सेल करते हैं, मैं चाहूँगा बताएं थोड़ा सा आसान करके कौन कौन सी वो स्किल सेट्स हैं जो ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं। जी, इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान में आप यूनिवर्सिटी में जितनी भी कोई अच्छी डिग्री कर लें, बट आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं होती जिसको आप बेच सकें और लोगों को जो है वो आप सर्विसेज दे सकें। लेकिन आफ्टर दैट ये होता है कि इस तरह की बहुत सारी स्किल्स हैं पाकिस्तान में जिसके अंदर आप फ्री लांसिंग जिसे कहते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंसी की हम सर्विस दे देते हैं बाहर लोगों को, और उसकी जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है और दुनिया में जो है वो पाकिस्तान मतलब उस लिहाज से फ्री लांसिंग की सर्विसेज नहीं दे रहा जिस तरीके से देनी चाहिए। मतलब हमारे जो हमसाए मुल्क हैं वो हमसे ज़्यादा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान में लेके आते हैं। मतलब हमारा टोटल बजट $45 बिलियन है, तो जो हमारे हमसाए मुल्क हैं वो इससे ज़्यादा लाइक $130 बिलियन के करीब जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ सर्विसेज IT एक्सपोर्ट्स को लेके आ रहे होते हैं। अब इसके लिए ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए जो अमेज़ॉन की जो सेलिंग सर्विसेज है कि अमेज़ॉन पे सेल कैसे किया जाता है। अब आपको मैं आसान अल्फाज में अगर बताऊं अमेज़ॉन पे होता क्या, एक्चुअली अमेज़ॉन के ऊपर वी आर द रीसेलर्स, हम अमेज़ॉन पे एज अ रीसेलर प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। लाइक अमेज़ॉन पे जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो रही हैं हम उन्हीं प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं उसी मतलब लाइक अगर हम USA में सेल करना चाहते हैं तो हम USA से ही प्रोडक्ट सोर्स करते हैं और USA में ही भेज देते हैं। लाइक पानी की बोतल बेच देंगे, हम जूसेस सेल कर देंगे, हम टिशू रोल सेल कर देंगे, हम फर्नीचर रीसेल कर देंगे। इससे क्या होगा कि ऑलरेडी रनिंग आइटम्स होती हैं, ऑलरेडी बिक रही होती हैं और हम जो है उसको लोकल मार्केट से सस्ता सोर्स किया किसी सप्लायर से और अमेज़ॉन पे एज अ रीसेलर उसको सेल कर दिया। अब इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की हमें स्किल्स चाहिए कि अब आइडेंटिफाई कर सकें कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेटर है, कौन सा ब्रांड हमने रीसेल करना है, कौन सा ब्रांड रीसेल फ्रेंडली है। तो अब इसके साथ साथ जो मज़े की बात ये है कि हम पाकिस्तान से हमें जो है अलाउ है कि हम पाकिस्तान से रहकर अमेज़ॉन के किसी भी मुल्क का अकाउंट बना लें। लाइक हम USA का में सेल करना चाहें
USA में कर लें, हम मैक्सिको में, कनाडा में, UK में, जर्मनी में, नीदरलैंड में, पोलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, अमेज़ॉन जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है वी कैन क्रिएट एन अकाउंट और हम वहाँ पर जो है वो अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें स्किल्स ये चाहिए कि हमें जो है वो एक प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए कि हमने काम कैसे करना है। उसके लिए मेरी तरफ से एक फ्री कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन है, साइन अप आप कर लें, जाके उन वीडियोस को देख लें, कुछ घंटे उस पर लगा लें, तो आपको बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। उस्मान साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाहती थी क्योंकि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो जानना चाहते होंगे कि वो आपसे राबता कैसे करें, आपकी एक्सपर्टीज कैसे हासिल करें, तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताइएगा। जी, हमारी कंपनी का नाम ब्रैकले लर्निंग है और उसकी जो बेल सीरीज़ है, ब्रैकले ई लर्निंग सीरीज़ को जो है वो सीखा जाता है। तो आप सिंपल ब्रैकले लर्निंग को फेसबुक पे सर्च कर लें या गूगल पे सर्च कर लें तो आपको हमारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर फ्री कोर्सेज़ के लिंक हैं, तो आपको कुछ हमें पे नहीं करना, आपने सिर्फ उनको सीखना है, समझना है और कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। लाइक मैं ये कहता हूँ कि आप जो है वो एवरेज होते हैं अपनी इर्द गिर्द के 5 पीपल का। लाइक अगर आप चाहते हो कि आप अपनी एवरेज अपनी स्किल्स को या एवरेज अपने आप को कैलकुलेट करना चाहो कि आपकी वर्थ क्या है, तो यार एवरेज ऑफ द 5 पीपल, तो आप जो है वो अपनी कम्युनिटी अगर चेंज कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है कि आपको वही चीज़ें डेली सुनने को मिल रही होती हैं जिसकी तरफ आप जाते हैं। मतलब तो इसके लिए कम्युनिटी जिसके अंदर फेसबुक ग्रुप्स जो है वो आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। हमारे ग्रुप्स हैं और बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जिनको ज्वाइन किया जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्वाइन कर लें। तो उसमें ये होगा कि अमेज़ॉन के रिलेटेड आप जो है वो इस फील्ड में आ जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो एटलीस्ट आप मोटिवेटेड रहते हैं। Exactly. और फिर उस्मान साहब एक चीज़ हमारे माशरे में बड़ी थी ना कि पैसा होगा, पैसा लगाएंगे तो फिर ही आप पैसा कमाएंगे। यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है। उस्मान साहब और अब्दुल्ला, आप दोनों का बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। और फैसल अगेन वही कि सिर्फ आपने समझना है, सीखना है और उसके बाद आप खुद कमाने के काबिल हो जाएंगे। एक और पाकिस्तानी, एक और फ़ख्र पाकिस्तान जिनसे आज हम आपको मिलवाएंगे, तजम्मुल हुसैन। ये वो पाकिस्तानी है जिन्होंने कोरोना के दौर में कोविड का डेटा फराहम किया था। इसके अलावा तजम्मुल हुसैन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। नौजवान टैलेंटेड तजम्मुल हुसैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तजम्मुल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जनाब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अच्छा, ये बताइएगा कि कोविड के दौर में हम रोज़ाना सुनते थे NCOC की तरफ से केसेस इतने आ गए हैं, इतनी अम्बात हैं, इतनी शरह पहुंच चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। लेकिन आपकी जो टीम है उसको सलाम है जिन्होंने रात दिन ये डेटा फराहम किया, तमाम तर डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। कैसा तजुर्बा रहा, हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपकी पजीराई का। आप ठीक कह रहे हैं, दिस वाज अ जर्नी। पिछले 750 दिन से, चाहे वो ईद हो, चाहे वीकेंड्स हो, सैटरडे संडेज़, रोज़ाना की बुनियादों पे इस पे हम काम करते रहे इस प्रोजेक्ट पे। और ये तजर्बा बहुत यूनिक था, यूनिक के सेंस में कि गवर्नमेंट के बहुत से इदारे, मिलिट्री और हमें मिल के एज ए फैमिली, एज ए सिंगल यूनिट डे इन डे आउट काम करने का मौका मिला। प्रेशर बहुत था। लाइव सिनेरियो में आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करने का, रिव्यू करने का ऐसा मौका नहीं होता। तो उस हवाले से बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था, लेकिन हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम जिन्होंने पिछले 750 दिनों से डे इन डे आउट इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने कहा, कोविड के नेगेटिव असरात से पाकिस्तान बिलखसूस काफ़ी हद तक बच चुका है। सही है। तजम्मुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख़्याल से ये पहला डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रेसिडेंशियल अवार्ड है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से अगर आप पूछें तो ये पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा, असातिज़ा की मेहनत का नतीजा होता है, जिसकी वजह से हम कुछ सीख पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। और
बिलखसूस मैं आपको बताऊं तो ये हमारे सीनियर्स का भी ट्रस्ट शो करता है कि कोविड जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे, या जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड जो हमारा काम है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, ये सारा सीनियर्स का ट्रस्ट है कि उन्होंने हमें इन सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका दिया। तो हैट्स ऑफ टू असद उमर साहब, फैसल सुल्तान साहब एंड टू आवर मिलिट्री लीडरशिप जिन्होंने कोविड जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे हमें काम करने की एक अपॉर्चुनिटी दी, और अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम उस पर डिलीवर कर पाए। अच्छा तजम्मुल, ये बताइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया भर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आप एक्सपर्ट हैं इसके, कौम के जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मेरा यूथ को मैसेज यही है कि जी आप अगर दिल लगा कर मेहनत करें, कोशिश करें, तो कोई भी टास्क नामुमकिन नहीं है। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी की रेस में अब आपका कंपटीशन या आपकी रेस लोकल नहीं है, आप दुनिया से compete कर रहे हैं, जिसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अचीवेबल है। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं जितनी मुश्किल आपको दिखाई देती हैं। हार्डवर्क रिक्वायर्ड होता है, नॉन स्टॉप एफर्ट रिक्वायर्ड है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फ बिलीफ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अचीव कर सकते हैं। ये नेगेटिविटी से हमें बाहर निकलना होगा कि हमारे पास वसाइल की कमी है या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। आप मेहनत करें, दिल लगा कर मेहनत करें, रास्ते इंशाल्लाह आपके लिए बनते रहेंगे। ज़बरदस्त। तजम्मुल, FATF के मामले पर भी आपकी टीम काफ़ी काम कर रही है, काफ़ी हिस्सा है आपकी टीम का, काफ़ी एफर्ट है आपकी टीम की। टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के हवाले से जो डेटा बेस आपने तैयार किया है, मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन के साथ आप वो भी शेयर करें। ये आपने बहुत ही एक ख़तरनाक सवाल मुझसे पूछ लिया है, जैसे कहते हैं गूगली सवाल, ये आपने वो कर लिया। देखें, हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग और इनोवेटिव किस्म के होते हैं। इनमें से एक प्रोजेक्ट जिस पे हमने काम किया है, हमारे जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, उसमें आ जाता है कि जो हमें कंप्लायंस और स्क्रीनिंग से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, उसके अंदर हमने अपना रोल प्ले किया है और कर रहे हैं बहुत से मालियाती इदारों के लिए, जिसके अंदर प्राइमरीली हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द स्क्रीनिंग इनिशिएटिव्स। वो फैटिफ की भी एक रिक्वायरमेंट है, आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। और फैटिफ के अलावा ये टास्क पहले इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के लिए किया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सारा काम पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तानी कर रहे हैं। और हमने अपने आप को टारगेट ये दिया था कि जब हम ये काम करेंगे तो हम बाहर की कंपनी से बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपको जान के खुशी होगी कि LFD का काम ग्लोबली रिकग्नाइज किया जा रहा है और मिडल ईस्ट और मीना रीजन के भी अब बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमसे हमारी ये सर्विसेज ले रहे होते हैं, जहाँ पे हम उनके लिए स्क्रीनिंग और ड्यू डिलिजेंस का काम कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तजम्मुल, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और रोशन सितारे की बात करेंगे। कोयटा के उस्ताद गुलाम अली ने सेफ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और इनाम में हासिल होने वाली रकम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करवाया और पाकिस्तान के नौजवानों को मार्शल आर्ट के मैदान में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। अब कई खिलाड़ी डिपार्टमेंटल और इंटरनेशनल लेवल पर सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। इस कामयाबी पर आज हम उनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं उस्ताद गुलाम अली साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपको इस अवार्ड से नवाजा गया। अब महसूस आप कैसा करें, कैसी फीलिंग्स हैं, यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था वो कैसा रहा, जो चैलेंजेस फेस किए वो कैसे थे? मैं चाहूँगी सब कुछ आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। खैर मुबारक। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मकाम तक मुझे पहुँचाया और उस अवार्ड के बारे में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस अवार्ड से मुझे नवाजा। और जहाँ तक मेरा सफ़र है, सन 1985 से मैंने स्टार्ट किया मकामी कराटे क्लब कोयटा में। फिर यहाँ ऐसा कराटे में इतना रुझान नहीं था, मैं ईरान चला गया था,
तकरीबन 5-6 सालों के लिए वहाँ मुख्तलिफ़ उस्तादों से मैंने ट्रेनिंग हासिल किया और ट्रेनिंग लिया भी और अच्छा उस्ताद था ईरान। उसके बाद मैंने 3 साल के लिए मैंने दुबई चला गया और दुबई भी अच्छा उस्ताद थे। जापान से आ रहा था, मुख्तलिफ़ ममालिक से वहाँ, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल शहर है, इस वजह से वहाँ मुख्तलिफ़ उस्ताद मिस्र से, जापान से आ रहा था, उसके मुख्तलिफ़ उस्तादों से मैंने ट्रेनिंग लिया। अच्छा गुलाम अली साहब, ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट, कराटे, इसका इतना ज़्यादा रुझान नहीं है अपेरेंटली, आपको इसका कैसे शौक़ पैदा हुआ? ज़ाहिर है उस वक्त सारा लोग फिल्मों में देखते थे, उस वक्त ब्रूस ली का फिल्म नया स्टार्ट है, हम लोग का ये शौक़ पड़ गया कि मैं भी एक दिन एक अच्छा उस्ताद बनूं, ब्रूस ली बनूं। और क्योंकि मार्शल आर्ट्स में अच्छा ये भी है, अच्छा रिस्पेक्ट भी है। हम उस्तादों को देख रहा था उस वक्त कि रिस्पेक्ट दे रहा था, मैं भी, मेरे दिल ही कर रहा था कि मैं अच्छा उस्ताद बनूं, अच्छा क्लब खोलूं पाकिस्तान के लिए, इन नौजवानों के लिए इस खेल की तरफ राग़िब करूं। सही। तो गुलाम अली साहब, अब तक कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं और जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको आप क्या पैगाम देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हज़ारों की तादाद में मैंने ट्रेनिंग दिया और फ़िलहाल तकरीबन 500-450 के करीब मेरे पास ट्रेनिंग कर रहा है और इसमें से 250 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं और बाकी लड़का है उसमें। माशाल्लाह तकरीबन 100 के करीब ब्लैक बेल्ट से नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेला हुआ, 30-35 से डिपार्टमेंट भी फ़िलहाल खेल रहे हैं और 12 के करीब इसमें इंटरनेशनल खेल रहे हैं कि अभी इस वक्त 7 खिलाड़ी जो मेरे स्टूडेंट हैं इसमें पाकिस्तान के में मौजूद है और 12 नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेला कि उसमें से सबसे जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला नरगिस हज़ारा को कि वो एशियन ब्रोंज़ मेडलिस्ट है। उसके अलावा साउथ एशियन चैम्पियन भी रहा और शाहिदा है, नेमतुल्लाह है, रहमत है और जवाद है, इस तरह गुलसुम भी पहले इधर करता था। ये सारा यहाँ से ट्रेनिंग किया और पाकिस्तान और मुल्क का नाम रोशन किया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम अली साहब, आप यकीनन इस कौम का फ़ख्र हैं और बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, एक और शख्सियत जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम उजागर किया, हैदर अली। आपने डिस्कस थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान के लिए पैरालंपिक्स तलाई तमगा जीता था, उन्हें भी यौम पाकिस्तान पर अवार्ड से नवाजा गया है। हैदर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हैदर, आपने पाकिस्तानी टैलेंट को पूरी दुनिया में मनवाया है, पैरालंपिक्स में बहुत से मेडल्स आपने अपने नाम कर रखे हैं, इस अवार्ड से आपको नवाजा गया 23 मार्च को, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे हर लिहाज से सपोर्ट किया, हर जगह पे मेरे लिए दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मैं पाक फ़ौज ISPR का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो डिक्लेयर किया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही हमारे जो नौजवानों के लिए हौसला अफजाई के लिए पाक फ़ौज और ISPR हमेशा साथ है। ठीक है हैदर, आपको इस सफ़र में कभी तो मुश्किलात का सामना रहा होगा, मैं चाहूँगी कि वो भी चीज़ आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, मैं इंशाल्लाह ये जो अवार्ड है अपने मुल्क के नाम करता हूँ कि माशाल्लाह जैसे मेरे मुल्क ने, मेरी अवाम ने मेरे लिए दुआएं की और मैंने अभी टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल जीता है, तो मुझे बड़ी। अच्छा हैदर, अब तक की जर्नी माशाल्लाह बड़ी कामयाब रही, आगे के क्या प्लान्स हैं? जी, जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स है वो बहुत ही मसाइल से गुजर रही है अभी भी, क्योंकि ग्राउंड्स की बहुत कमी है, डिपार्टमेंट्स में अवेयरनेस की बड़ी कमी है
तो मैं जैसे गुजरांवाला के राशि हूँ, तो हमारे इधर एथलेटिक्स का ग्राउंड ही नहीं है, तो मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा मसाइल रहे हैं। लेकिन मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेहनत में कमी नहीं आने दी और कभी ये नहीं समझा कि इतने मसाइल के बावजूद मैं हार मान जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2006 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से अब तक मेरे माशाल्लाह इंटरनेशनल सतह पे काफ़ी मेडल हैं। और आप सबकी दुआओं से, जैसे अभी मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान का हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है। और यही चीज़ है कि कभी इंसान को मुश्किलात को नहीं देखनी चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए और इंशाल्लाह जो मेहनत करता है वो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कामयाब करता है। बहुत शुक्रिया आपका हैदर, आपने समा को वक्त दिया और सुबह का आगाज़ जो है वो बड़े अच्छी शख्सियात के साथ, उन लोगों के साथ हमने किया है जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं।